इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात जब दिल्ली का सुल्तान बना तो सुल्तान बनने के उपरांत न सिर्फ उसने दिल्ली को राजधानी बनाई बल्कि अपने सामने उपस्थित सभी चुनौतियों का कुशलतापूर्वक समाधान भी प्रस्तुत किया। अब यहां हम देखते हैं कि इस संदर्भ में अनेक कार्य किए। जैसे अगर हम इल्तुतमिश की समस्याओं के संदर्भ में मैंने कल चर्चा किया था, वही समस्या कौन कौन सी थी? पहली समस्या कौन सी थी? मोहम्मद गोरी की वरिष्ठतम दास अधिकारी ताजुद्दीन यहूदी की समस्या। दूसरी समस्या कौन सी थी? नासरुद्दीन बुगाटा की समस्या। तीसरी समस्या क्या थी? चंगेज खान के आक्रमण के भय की समस्या। चौथी समस्या क्या थी? बंगाल की समस्या। पांचवी थी राजपूताना क्षेत्र की समस्या और छठी थी खुखर जात की समस्या। उन समस्याओं का इल्तुतमिश ने न सिर्फ व्यवहारिक समाधान प्रस्तुत किया बल्कि व्यवहारिक समाधान प्रस्तुत करने के अतिरिक्त आरंभिक तुर्क सत्ता जो स्थापित हुई थी, जिसकी प्रक्रिया, जिसकी रूपरेखा मोहम्मद गोरी के द्वारा भारतीय क्षेत्र में निर्मित की गई थी और जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने अस्थायी रूप देना प्रारंभ किया था, उस सल्तनत को व्यवस्थित ढंग से स्थापित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश ने उस सल्तनत को व्यवस्थित ढंग से स्थापित करने के लिए, भारतीय क्षेत्र में संचालित करने के लिए अनेक कदम उठाए। जैसे उसने सल्तनत को एक मजबूत आधार देने के लिए सर्वप्रथम एक केंद्रीय सेना का गठन किया। सल्तनत को एक मजबूत आधार देने के लिए एक केंद्रीय सेना के गठन पर जोर दिया, केंद्रीय सेना का गठन किया, जिसे हस्म कल्ब के नाम से जाना जाता है। अगर सवाल आपसे पूछे कि सर्वप्रथम दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने पहली बार केंद्रीय सेना का गठन किया था, तो शासक कौन था? इसके अतिरिक्त जो आरंभिक तुर्क सत्ता भारतीय क्षेत्र में स्थापित हुई थी, उस सत्ता के संचालन के लिए इल्तुतमिश ने एक नए वर्ग का सृजन किया, जिसे चालीसा दल के नाम से जाना जाता है। इसका एक अन्य नाम तुर्काने चहलगानी भी कहा जाता है, यानी कि इसी चालीसा दल को तुर्काने चहलगानी के नाम से भी जाना जाता है। यह जो चालीसा दल है, यह न तो कोई संस्था थी, न इसे किसी संस्था का बोध होता है, बल्कि यह 40 तुर्क अधिकारियों का एक समूह होता था, जिसे प्रशासन के विभिन्न पदों पर नियुक्त किया जाता था। न सिर्फ प्रशासन के विभिन्न पदों पर चालीसा दल के सदस्यों को नियुक्त किया जाता था, बल्कि इनके माध्यम से शासन का संचालन भी किया जाता। इसके अतिरिक्त इन चालीसा दल के सदस्यों को एकता का प्रभारी भी बनाया जाता था। अभी एकता क्या है, एकता के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। जब व्यवस्थित चर्चा, जब जिस समय सल्तनत का आर्थिक इतिहास पर, जब प्रशासनिक और आर्थिक इतिहास पढ़ाएंगे, उसमें एकता व्यवस्था की व्यवस्थित चर्चा करेंगे। लेकिन फिर भी अभी हम थोड़ी देर बाद बताते हैं कि एकता है क्या। तो देखते हैं। तो मैंने क्या कहा कि इल्तुतमिश ने प्रशासन के संचालन करने के लिए, प्रशासन के संचालन में एक नए वर्ग का सृजन किया, जिसे चालीसा दल के नाम से जाना जाता है। यह न कोई संस्था था, न इससे किसी संस्था का बोध होता है, बल्कि यह 40 तुर्क दास अधिकारियों का एक समूह होता था और इनके माध्यम से प्रशासन का संचालन किया जाता था। महत्व यह है कि इल्तुतमिश के शासन के प्रारंभिक दौर में जब इस चालीसा दल के सदस्यों का प्रभाव दरबार में बढ़ने लगा, ऐसे में इल्तुतमिश ने प्रशासन में संतुलन स्थापित करने हेतु, प्रशासन में सामंजस्य स्थापित करने हेतु रोक एवं संतुलन की नीति का भी सहारा लिया। किसका सहारा लिया? रोक और संतुलन की नीति का सहारा लिया। इसी हेतु इल्तुतमिश के संदर्भ में देखते हैं कि इल्तुतमिश ने ताजिक की भी प्रशासन के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति करना प्रारंभ की। ताजिक कौन होता था? ताजिक वे कुलीन मुसलमान जो तुर्क नहीं होते थे। अभी तक प्रशासन के पदों पर किसकी नियुक्ति की जाती थी? तुर्क अधिकारियों की नियुक्ति होती थी। लेकिन अब चालीसा दल के समक्ष पदों पर ताजिकों की भी नियुक्ति इल्तुतमिश ने प्रारंभ किया। ठीक। और वह ताजिक कौन है? वे कुलीन मुस्लिम जो तुर्क नहीं थे। ठीक। तो मैंने कहा कि इल्तुतमिश ने चालीसा दल के प्रभाव को कम करने के लिए, दरबार में सामंजस्य स्थापित करने के लिए रोक एवं संतुलन की नीति अपनाई। इस हेतु उसने चालीसा दल के समकक्ष अपने दरबार में ताजिकों को भी उच्च पदों पर नियुक्त किया। इसी तरह हम देखते हैं कि इल्तुतमिश का जो एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य था, वह था एकता व्यवस्था का गठन। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि भारत में एकता व्यवस्था को प्रारंभ किसने किया था, तो आपका उत्तर क्या होगा? मोहम्मद गोरी। भारत में एकता व्यवस्था को प्रारंभ किसने किया था? मोहम्मद गोरी ने। जबकि भारत में व्यवस्थित ढंग से एकता व्यवस्था को गठित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? इल्तुतमिश।
हम देखते हैं कि आरंभिक तुर्क सत्ता के संचालन में इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था का भी सहारा दिया। इक्ता अगर साहित्यिक दृष्टि से देखा जाए, इक्ता का अर्थ होता है भूभाग अथवा भूखंड, जमीन का टुकड़ा, भूभाग अथवा भूखंड। लेकिन अगर राजनीतिक दृष्टि से इक्ता व्यवस्था, इक्ता को परिभाषित करते हुए हम देखते हैं कि इक्ता का आशय यह था कि जो प्रशासनिक अधिकारी प्रशासन के विभिन्न पदों पर कार्य किया करते थे, उन्हें वेतन के बदले में कुछ निश्चित भू क्षेत्र अथवा भूखंड प्रदान कर दिया। ठीक, उसे क्या कहा जाता था? ठीक, और इक्ता प्राप्त करने वाले क्या कहा जाता था? इक्ताधारक। यह मैंने अभी चर्चा किया, अभी इक्ता व्यवस्था को और डिटेल बता देंगे, तब भी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देते हैं। यह जो इक्ता व्यवस्था थी, इक्ता व्यवस्था यह दो भागों में विभाजित, एक होती थी इक्ता तमलिक, दूसरी होती इक्ता हस्तिकला। और जो इक्ता हस्तिकला होती थी, यह भी दो भागों में विभाजित होती थी, एक बड़ी इक्ता, एक दूसरी छोटी इक्ता। छोटी इक्ता में जहां इक्तेदार को भू राजस्व वसूल करने का अधिकार होता था, वहीं बड़ी इक्ता में इक्तेदार को जो बड़ी इक्ता जिसको आवंटित की जाती थी, उस क्षेत्र, बड़ी इक्ता प्राप्त करने वाला इक्तेदार जिस क्षेत्र में इक्ता प्राप्त करता था, उस क्षेत्र में अपना वेतन, सैनिक रखरखाव आदि को निकालने के पश्चात, जो खर्च होता था उसको निकालने के पश्चात जो शेष बचता था, शेष धन भू राजस्व जो पड़ता था, उसे फवाजिल के रूप में केंद्रीय कोष में जमा करता था। जबकि छोटी इक्ता में क्या होता था कि इक्तेदार को सिर्फ भू राजस्व वसूल करने का अधिकार होता था। यह भू राजस्व वसूल करके केंद्रीय खजाने में भेजता था और बदले में राज्य यानी सरकार की तरफ से इसे कुछ कर प्रदान करता था। ठीक, कुछ जो है शुल्क इसे प्रदान किया जाता था वेतन के रूप में। ठीक, इसी तरह हम देखते हैं कि इल्तुतमिश ने अपने शासन काल में मानक मुद्रा का प्रचलन भी किया था। उसने हम देखते हैं कि शुद्ध अरबी प्रकार के, इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी प्रकार के टंका और जीतल नामक मुद्राएं चलाई। जो टंका मुद्रा थी वह चांदी की मुद्रा होती थी, जो जीतल होती थी वह तांबे की मुद्रा। और इन दोनों के बीच में जो अनुपात होता है 1:48 का होता था, अर्थात जो तांबे की 48 मुद्रा होती थी वह चांदी की 1 मुद्रा के बराबर होती थी। अक्सर यहां अनुपात भी कभी कभी परीक्षाओं में पूछ दिया जाता है कि इल्तुतमिश ने जो चांदी के टंका व तांबे की जीतल मुद्रा प्रचलित की थी उसका अनुपात क्या था? अनुपात क्या था? 1:48। ठीक, और इल्तुतमिश ने न सिर्फ मानक मुद्रा का प्रचलन करके व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा प्रदान किया, बल्कि इल्तुतमिश ही प्रथम सुल्तान था जिसने मुद्राओं पर टकसाल का नाम लिखे जाने की परंपरा को प्रारंभ किया। ठीक, अगर आपसे सवाल पूछे कि भारत में मुद्रा पर टकसाल का नाम लिखे जाने की परंपरा किसने प्रारंभ की, तो किसने प्रारंभ किया था? इल्तुतमिश। ठीक, इसी तरह अन्य कार्यों के संदर्भ में देखते हैं कि इल्तुतमिश ने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से अपने शासन की स्वीकृति प्राप्त किया। किससे प्राप्त किया? बगदाद के खलीफा। दरअसल बगदाद के खलीफा से जो मान्यता प्राप्त करने का सवाल है, इसके बारे में थोड़ा सा स्पष्ट और कर देते हैं। इस्लामी परंपरा में, इस्लामी कानून के अंतर्गत सुल्तान अथवा सल्तनत जैसी कोई अवधारणा या कोई भी विचार इस तरह का दिया गया नहीं, यानी इसकी चर्चा कहीं भी वर्णन अथवा उल्लेख नहीं किया गया। होता क्या था कि प्रारंभ जो खिलाफत राज अरब क्षेत्र में स्थापित हुआ, जिस खिलाफत राज की स्थापना किसने किया था? पैगंबर मोहम्मद साहब। जिस धार्मिक राज की स्थापना पैगंबर मोहम्मद साहब ने स्थापित किया था उसे क्या कहा जाता था? खिलाफत। और खिलाफत राज की देखरेख करने वाला क्या कहा जाता था? खलीफा। अब जब अरब क्षेत्र से बाहर, जिस क्षेत्र, मान लीजिए अरब क्षेत्र है और अरब क्षेत्र से बाहर यहां इस्लामी सत्ता स्थापित हो रही है, यहां कोई इस्लामी सत्ता स्थापित हो रही है, ऐसे में जब इस क्षेत्र से यानी खिलाफत राज्य से बाहर कोई इस्लामी सत्ता स्थापित होती थी उसे क्या कह दिया जाता था? सल्तनत। और सल्तनत की देखरेख करने वाले क्या कह दिया जाता था? सुल्तान। क्लियर है बात? अब अगर इस क्षेत्र में सुल्तान शासनरत है, इस क्षेत्र में सुल्तान शासनरत है, तो शासित जनता की सदिच्छा प्राप्त करने के लिए जो खिलाफत राज्य का मुखिया अर्थात खलीफा है उसकी मान्यता प्राप्त करना उसके लिए जरूरी है कि नहीं है? अनिवार्य है कि नहीं है? क्योंकि मुसलमानों का सबसे बड़ा धार्मिक गुरु कौन है? खलीफा है। और जब तक खलीफा से उसको मान्यता नहीं प्राप्त होती है, क्या उसका जो शासन है, सुल्तान का जो शासन है, क्या वो वैधानिक रूप से विद्यमान है? नहीं। तो यही कारण था कि मध्यकाल में हम देखते हैं, सामंती व्यवस्था के चरण में देखते हैं कि जो सुल्तान अपनी सल्तनत स्थापित करते थे वे खलीफा से अपने राज्य की स्वीकृति प्राप्त करने का प्रयास करते थे। और इस प्रयास में इल्तुतमिश
दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जो सफल रहा और 1229 ईस्वी में उसने बगदाद के खलीफा से अपने शासन की स्वीकृति प्राप्त की। बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को गजनी क्षेत्र से बाहर, गजनी क्षेत्र से स्वतंत्र होकर के सल्तनत की न सिर्फ अलग मान्यता दी बल्कि नासिर अमीर उल मोमिनीन की उपाधि भी दी थी। नासिर अमीर उल मोमिनीन का अर्थ होता है खलीफा का सहायक। तो ऐसे में हम देखते हैं कि सल्तनत के इतिहास में इल्तुतमिश प्रथम सुल्तान था जिसने न सिर्फ अपने शासन की खलीफा से अनुमति प्राप्त की बल्कि आरंभिक तुर्क सत्ता के संचालन से एक महत्वपूर्ण कदम भी उठाया। वे कौन सा महत्वपूर्ण कदम? केंद्रीय सेना का गठन, आरंभिक तुर्क सत्ता के संचालन, चालीसा दल का गठन, चालीसा दल को नियंत्रित करने के लिए ताजकों की नियुक्ति, फिर क्या एकता व्यवस्था के माध्यम से आरंभिक तुर्क सत्ता का कैसे संचालित किया जाए, ठीक है, मानक मुद्रा व्यवस्था का प्रचलन करके व्यापार वाणिज्य को कैसे बढ़ावा दिया जाए, आदि व्यवस्थाओं के माध्यम से दिल्ली सल्तनत को अस्थायी सुदृढ़ता प्रदान करने का प्रयास किया। ठीक यही कारण है कि इल्तुतमिश को सल्तनत का प्रथम प्रभुता संपन्न शासक माना जाता है। इसीलिए विद्वान कहते हैं कि सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश। क्लियर हुआ?
मैंने कल जब इल्तुतमिश के राजनीतिक इतिहास के संदर्भ में चर्चा की थी, उसी दौरान कल वाले लेक्चर मैंने चर्चा किया था इल्तुतमिश 1236 ईस्वी इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई थी। इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारियों के संदर्भ में एक नए संघर्ष की शुरुआत हुई। उस संघर्ष का कारण यह था कि इल्तुतमिश ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में अपनी पुत्री रजिया का चुनाव किया। उसका कारण यह था कि इल्तुतमिश का जो सबसे ज्येष्ठ व योग्य पुत्र था उसका नाम था नासिरुद्दीन महमूद, जिसने बंगाल का अभियान किया था 1226-27 ईस्वी में और बंगाल की राजधानी लखनऊ की पर अधिकार भी किया और बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाते हुए बंगाल को सुविधा के पद पर नियुक्त हुआ। तो जो वह इल्तुतमिश का ज्येष्ठ पुत्र नासिरुद्दीन महमूद था, 1229 ईस्वी में एक घटना उसकी मृत्यु हो गई थी, एक संघर्ष के दौरान मारा गया था। तो ऐसे में इल्तुतमिश के जो अन्य पुत्र थे वे अयोग्य थे। अपने अन्य अयोग्य पुत्रों को देखते हुए इल्तुतमिश ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में अपनी पुत्री रजिया के नाम की चर्चा की थी कि यह कि मेरी मृत्यु के पश्चात मेरी पुत्री ही मेरा उत्तराधिकारी बनी। ठीक, लेकिन सवाल यह कि इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर के समस्या था। उस समस्या का मुख्य कारण यह था कि इस्लामी मान्यता में, इस्लाम धर्म के अंतर्गत उत्तराधिकार के पद पर व्यक्ति का चुनाव किस आधार पर किया जाए इसका कहीं वर्णन नहीं किया गया। बल्कि हम देखते हैं इस संदर्भ में उत्तराधिकार के संदर्भ में सामान्यतः दो सिद्धांत प्रचलित है। कितने सिद्धांत प्रचलित है? दो सिद्धांत प्रचलित है। पहला सिद्धांत यह कहता है कि वंशानुगत आधार पर उत्तराधिकारी का चुनाव करना, और दूसरा सिद्धांत क्या कहता है? गुण एवं योग्यता के आधार पर उत्तराधिकार का चुनाव किया जाए। तो सामान्यतः हम देखते हैं अक्सर गुण व योग्यता के आधार पर उत्तराधिकार का चुनाव किया जाता था, किंतु यहां देखते हैं कि इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में वंशानुगत आधार पर उत्तराधिकारी का चयन करना और गुण योग्यता के आधार पर उत्तराधिकार का चयन करना, इन दोनों के मध्य सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाया। और यही सामंजस्य स्थापित न होने के कारण चालीसा दल और इल्तुतमिश के अधिकारियों के मध्य भी परस्पर संघर्ष प्रारंभ हुआ। इस संघर्ष के दौरान हम देखते हैं कि चालीसा दल के सदस्य न सिर्फ किंग मेकर की भूमिका निभाते थे, बल्कि इस काल में यानी कि 1236 से 1266 ईस्वी के काल में, यानी कि इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात और बलबन के सुल्तान बनने से पूर्व, इस बीच में चालीसा दल के सदस्य न सिर्फ किंग मेकर की भूमिका निभाते थे, बल्कि जो इस समय नियुक्त होने वाले सुल्तान होते थे वह चालीसा दल के हाथ की कठपुतली हुआ। ठीक, मैंने कहा कि इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी बनाने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की थी कि इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात जो चालीसा दल के सदस्य थे, उन लोगों के द्वारा इल्तुतमिश की इच्छा का सम्मान न करते हुए इल्तुतमिश के एक अयोग्य पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। किसको घोषित किया गया? रुकनुद्दीन फिरोज शाह। रुकनुद्दीन फिरोज शाह ने कुल 8 माह शासन किया था। यह एक अयोग्य व्यक्ति था। इसकी माता का नाम खुदाबंदे शाह था। जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह था, यह इल्तुतमिश का दूसरा पुत्र था। यह एक अयोग्य पुत्र था और इसकी माता का नाम खुदाबंदे शाह था। जो इसकी माता खुदाबंदे शाह तुर्कान थी, इसके चरित्र के दो पहलू देखने को मिलते हैं। इतिहास में इसके चरित्र को दो पहलू देखने को मिलते हैं। चरित्र का प्रथम पहलू जहां यह था कि यह विद्वानों, शेखों एवं पवित्र आत्माएं होती थी, विद्वान शेख एवं पवित्र आत्माओं को जहां उदारता पूर्वक दान दिया करती थी, वहीं इसके चरित्र का दूसरा पहलू यह था कि इसने अपने पुत्र के शासनकाल में, अपने पुत्र यानी रुकनुद्दीन फिरोज शाह के शासनकाल में आतंक भरा शासन किया था। एक आतंक भरा शासन किया था। और इस संदर्भ में देखते हैं कि खुदाबंदे शाह तुर्कान ने इल्तुतमिश की एक अन्य पुत्र कुतुबुद्दीन की जहां हत्या करवा दी थी, वहीं रजिया का हत्या कराने का षड्यंत्र रचा था, किंतु इस प्रयास में सफल नहीं हो। ठीक, मैंने कहा खुदाबंदे शाह तुर्कान के चरित्र के दो पहलू थे।
चरित्र का पहला पहलू क्या था कि वह जहां विद्वानों शेखों पवित्र आत्माओं को दान दिया करती थी, वहीं दूसरी तरफ उसने अपने पुत्र के शासन काल में आतंक भरा शासन किया था, यानी उसने शासन सत्ता को नियंत्रित करने का प्रयास भी किया था। इस संदर्भ में कुछ उदाहरण भी देखने को मिलते हैं, जैसे खुदाबंद शाह तुर्कान ने इल्तुतमिश के एक अन्य पुत्र कुतुबुद्दीन की जहां हत्या करवा दी थी, वहीं पुत्री रजिया की हत्या कराने का षड्यंत्र रचा था, यद्यपि कोई षड्यंत्र में सफल नहीं हो सकी। ठीक, और रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बारे में मिनहाज ने लिखा, इसकी योग्यता के बारे में मिनहाज ने लिखा, यह इतना अयोग्य व्यक्ति था कि यह नशे में धुत होकर हाथी पर सवार होकर टंके लुटाया करता था। तो मैंने कहा कि जब खुदाबंद शाह तुर्कान आतंक भरा शासन कर रही थी उस दिन, तो उसी समय रजिया एक दिन खुदाबंद शाह तुर्कान के आतंक से पीड़ित होकर शुक्रवार के दिन लाल वस्त्र धारण करके जनता के समक्ष प्रस्तुत हुई। मध्यकाल में लाल वस्त्र धारण करना न्याय मांगने का प्रतीक माना जाता है। मध्यकाल में लाल वस्त्र धारण करना न्याय मांगने का प्रतीक माना जाता है। जब रजिया शुक्रवारी नमाज के दिन लाल वस्त्र धारण करके जनता के समक्ष प्रस्तुत हुई, उसी समय दिल्ली की जनता, सैनिक व कुछ अधिकारियों ने राजमहल पर धावा बोल दिया, और राजमहल पर धावा बोलने के उपरांत शासक यानी सुल्तान रुकनुद्दीन फिरोज शाह और उसकी माता खुदाबंद शाह तुर्कान को बंदी बनाकर के कारागार में डाल दिया, जहां बाद में इन दोनों की। इसके बाद हम देखते हैं कि रजिया सल्तनत के इतिहास में प्रथम व अंतिम महिला थी जो सुल्तान बनने में सफल रही। रजिया के संदर्भ में देखते हैं, इसने कुल 4 वर्ष, जैसे देखा जाए 3 माह 6 माह 18 दिन को शासन है, लेकिन 1236 से 1240 ईस्वी तक इसने शासन किया। रजिया ने उमदत उल निस्वा की उपाधि धारण की। एक बार सवाल पूछा गया था, उमदत उल निस्वा किसकी उपाधि थी? किसकी थी उपाधि? रजिया। और रजिया की माता का नाम क्या था? तुर्कमान खातून। रजिया की माता क्या नाम था? तुर्कमान खातून। मैंने चर्चा किया कि रजिया भारत की प्रथम दिल्ली सल्तनत के प्रथम एवं अंतिम महिला सुल्तान थी। अब देखते हैं कि रजिया जब सुल्तान बनी, उस समय हम देखते हैं कि यह पहली बार दिल्ली सल्तनत के इतिहास में हुआ था जब सुल्तान के पद के संदर्भ में, यानी सुल्तान के चुनाव के संदर्भ में दिल्ली की जनता, सैनिक व अधिकारियों ने मिलकर के, ठीक। अब यह सवाल यह था कि रजिया एक महिला और सुल्तान के पद को प्राप्त की। अब प्रश्न उठता है, दरअसल है क्या इस्लाम धर्म के अंतर्गत किसी भी महिला को सुल्तान बनने का अधिकार नहीं? किसी महिला को इस्लाम धर्म के मान्यता के अनुसार सुल्तान बनने का अधिकार नहीं। यही कारण है कि जब रजिया सुल्तान के पद पर आरूढ़ हुई, उसी समय रूढ़िवादी सुन्नी मुसलमानों ने रजिया का विरोध करना भी प्रारंभ किया। उनका कहना था कि रजिया कोई ऐसा कार्य न करे जो सामाजिक मापदंडों से बने। फिर पहली चीज कि रजिया प्रथम महिला थी जो सुल्तान के पद को प्राप्त की, और इस्लामी मान्यता के अनुसार किसी भी महिला को सुल्तान बनने का अधिकार नहीं। तो क्या यह बात इल्तुतमिश नहीं जानता था? निश्चित रूप से जानता था, लेकिन इसके बावजूद भी इल्तुतमिश ने उत्तराधिकार के रूप में अपनी पुत्री का चुनाव किया। उसका प्रमुख कारण यह था कि यद्यप इस्लामी परंपरा के अंतर्गत किसी महिला को सुल्तान बनने का अधिकार नहीं है, किंतु फारसी परंपरा के अंतर्गत, ईरानी और फारसी परंपरा के अंतर्गत महिला सुल्तान यदि वह योग्य है तो सुल्तान के पद को धारण कर सकती है। तो इल्तुतमिश ने उसी ईरानी परंपरा की नकल करते हुए, यानी उसी ईरानी परंपरा को आत्मसात करते हुए अपने उत्तराधिकार के प्रश्न के संदर्भ में अपनी पुत्री रजिया का चुनाव किया। क्लियर हुआ? आप देखते हैं रजिया को सुल्तान बनाने में दिल्ली की जनता, सैनिक और कुछ अधिकारियों की योग्यता थी। तो ऐसे में जो चालीसा दल के सदस्य हैं, जो किंग मेकर की भूमिका निभाते थे, तो जब रजिया सुल्तान बनी, जब सुल्तान के रूप में नियुक्त हुई, उस दौरान देखते हैं चालीसा दल के सदस्यों की अनदेखी हुई थी। तो चालीसा दल के सदस्यों ने जब रजिया सुल्तान बनी, तो चालीसा दल के सदस्यों ने रजिया के चयन के सिद्धांत के संदर्भ में, जब चालीसा दल के सदस्यों से सलाह नहीं ली गई, मतलब सुल्तान के पद के चुनाव में, तो चालीसा दल के सदस्यों ने रजिया के चुनाव को लेकर के न केवल इसे अपनी उपेक्षा मानी, बल्कि वह इससे चालीसा दल के सदस्य से असंतुष्ट भी हुई। और यही कारण है कि चालीसा दल के सदस्यों ने
चालीसा दल के सदस्यों ने रजिया के पूरे शासनकाल के दौरान लगातार षड्यंत्र भी रचते और अंततः इन्हीं के षड्यंत्र का परिणाम था कि रजिया एक सफल शासक बनने में असफल है। एक सफल शासक बनने में असफल है। किसके षड्यंत्र का परिणाम रहा? चालीसा दल के सदस्यों। क्योंकि सुल्तान के पद के चयन के संदर्भ में चालीसा दल के सदस्यों की अनदेखी की गई थी और चालीसा दल के सदस्यों ने न सिर्फ इसे अनदेखी समझा बल्कि इसे अपना अपमान भी समझा था। यही कारण है कि जो चालीसा दल के सदस्य थे उनमें से जो महत्वपूर्ण षड्यंत्रकारी नेता थे उनका षड्यंत्रकारी नेता कौन था? एतकीन। इसका पूरा नाम क्या था? इख्तियारुद्दीन एतकीन। पूरा नाम क्या है? इख्तियारुद्दीन एतकीन। एतकीन था, कबीर खां अयाज था, मलिक अल-दुनिया। ये सारे लोग ऐसे लोग थे जिन लोगों ने रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र रचना प्रारंभ किया। सवाल यह होता है कि चूंकि रजिया का सुल्तान के रूप में चुनाव दिल्ली की जनता ने किया था, ऐसे में दिल्ली में रहते हुए रजिया का कोई पाल पाका नहीं कर सकता। तो अतः रजिया को कैसे सुल्तान के पद से अपदस्थ किया जाए, इसके लिए जो तुर्क प्रांत के जो चालीसा दल के सदस्य प्रांतों के प्रभारी के पद पर नियुक्त थे उन लोगों के द्वारा रजिया के विरुद्ध विद्रोह किया जाना प्रारंभ हुआ। जैसे रजिया के विरुद्ध पहला विद्रोह कबीर खां अयाज ने किया था। कौन? ये कबीर खां अयाज जो षड्यंत्रकारी हुआ नेता है। षड्यंत्रकारियों में शामिल होने के साथ साथ यह लाहौर और मुल्तान का सूबेदार के पद पर भी कार्यरत है। यानी कि रजिया के विरुद्ध पहला विद्रोह किसने किया था? कबीर खां अयाज। और कबीर खां अयाज मुल्तान व लाहौर के प्रांतपति के पद पर नियुक्त था। जिस समय कबीर खां अयाज ने रजिया के विरुद्ध विद्रोह किया, उसी समय रजिया ने कबीर खां अयाज के विद्रोह का दमन करने हेतु लाहौर का अभियान किया और कबीर खां अयाज को पराजित करके बंदी बनाया। किंतु कबीर खां अयाज की क्षमा याचना मांगने पर रजिया ने उसे माफ कर दिया। ठीक इसी तरह रजिया के विरुद्ध दूसरा विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? मलिक अल-दुनिया के नेतृत्व में। यह भी षड्यंत्रकारी में शामिल है। तो दूसरा विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? मलिक अल-दुनिया के नेतृत्व में हुआ था। मलिक अल-दुनिया कौन था? तवाहिंद अथवा भटिंडा का सूबेदार। कहां का सूबेदार था? तवाहिंद अथवा भटिंडा। जिस समय रजिया के विरुद्ध मलिक अल-दुनिया ने विद्रोह किया, उस समय रजिया मलिक अल-दुनिया के विद्रोह का दमन करने हेतु कहां पहुंची? भटिंडा पहुंची। किंतु मलिक अल-दुनिया के साथ हुए युद्ध में रजिया पराजित हुआ, अल-दुनिया के द्वारा बंदी बना दी। जिस समय अल-दुनिया व रजिया के बीच संघर्ष चल रहा था, उसी युद्ध के दौरान जमालुद्दीन याकूत की मृत्यु हुई। जमालुद्दीन याकूत की चर्चा मैंने इसलिए किया कि जमालुद्दीन याकूत का रजिया से लेकर के एक मनगढ़ंत कहानी में जरा उसके बारे में चर्चा कर देते हैं। वह मनगढ़ंत कहानी के पीछे उद्देश्य कुछ और है, किंतु रूढ़िवादी सुन्नी मुसलमान और तत्कालीन चालीसा दल के रूढ़वादी जो चालीसा दल के सदस्य उन लोगों ने नए रूप में प्रस्तुत किया है। तो मैंने कहा कि मलिक अल-दुनिया के साथ जब युद्ध हुआ रजिया और अल-दुनिया का, उस युद्ध में न सिर्फ रजिया पराजित हुई बल्कि अल-दुनिया के द्वारा बंदी बना ली गई, बल्कि उस युद्ध में जमालुद्दीन याकूत मारा भी गया। जमालुद्दीन याकूत यह जो है जो जमालुद्दीन याकूत था, यह अबिसिनिया का दास था। अबिसिनिया ही हबशी था, अबिसिनिया का दास था। इसकी सैनिक योग्यता एवं गुणों को देखते हुए रजिया ने इसे अमीर-ए-आकुर के पद पर नियुक्त किया। किस पद पर नियुक्त किया था? अमीर-ए-आकुर। अमीर-ए-आकुर का अर्थ होता है अश्वशाला का प्रधान अधिकारी। ठीक। और क्योंकि शासन में चालीसा दल के सदस्यों का वर्चस्व था और शासन का संचालन ज्यादातर चालीसा दल के सदस्यों के माध्यम से होता था, ऐसे में रजिया का प्रयास यह था कि चालीसा दल के समकक्ष एक ऐसे वर्ग का सृजन किया जाए जिससे कि न सिर्फ शासन का संचालन किया जा सके बल्कि शासन के संचालन हेतु चालीसा दल के सदस्यों पर निर्भरता भी कम की जा सके। और इसी संदर्भ में जमालुद्दीन याकूत से रजिया ने न सिर्फ विशेष लगाव रखा बल्कि प्रशासन के महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त भी किया। ठीक। और यानी कि कहने का अर्थ यह है कि रजिया ने चालीसा दल के समकक्ष एक ऐसे वर्ग का गठन करना चाहती थी जिसके माध्यम से शासन का संचालन किया जा सके। किंतु जमालुद्दीन याकूत से जो रजिया ने विशेष लगाव रखा, उसे चालीसा दल के सदस्य व रूढ़वादी सुन्नी मुसलमानों ने याकूत और रजिया के मध्य संबंधों को प्रेम संबंध के रूप में प्रस्तुत किया। फरिश्ता ने यहां तक लिखा कि रजिया जब घोड़े पर सवार होती थी, उस समय जमालुद्दीन याकूत रजिया को बाहों में उठा करके उसे घोड़े पर बिठाता था। ठीक। तो मैंने कहा कि यद्यप
रूढ़िवादी सुन्नी मुसलमान और चालीसा दल के कुछ षड्यंत्रकारी सदस्यों ने रजिया व जमालुद्दीन याकूब के मध्य के संबंधों को प्रेम संबंध के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, जबकि वास्तविकता कुछ और। वह वास्तविकता क्या है? चालीसा दल के समकक्ष अधिकारियों की एक ऐसे वर्ग का निर्माण करना जिसके माध्यम से शासन का संचालन किया जा सके, साथ ही चालीसा दल पर निर्भरता कम की जा सके। क्लियर है बात? अब तो यहां जमालुद्दीन याकूब की चर्चा मैंने कर दी। अब मैंने कहा कि मलिक अल-दुनिया के साथ हुए युद्ध में रजिया पराजित हुई और बंदी बना ली गई। जिस समय रजिया पराजित हुई और बंदी बना ली गई, तबरीन भटिंडा में उसी समय दिल्ली में, कहां पर? दिल्ली में इख्तियारुद्दीन एतकीन के नेतृत्व में अन्य चालीसा दल के सदस्यों ने मिलकर के इल्तुतमिश के एक अन्य पुत्र बहराम शाह को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। किसे घोषित किया? बहराम शाह। ठीक जिस समय एतकीन के नेतृत्व में षड्यंत्रकारियों ने बहराम शाह को दिल्ली के सुल्तान के पद पर नियुक्त किया, उस दौरान मलिक अल-दुनिया की अनदेखी की गई। ठीक, यानी कि एतकीन ने न सिर्फ इल्तुतमिश के एक अन्य पुत्र बहराम शाह को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया, बल्कि ये जो षड्यंत्रकारी थे शासन के सबसे महत्वपूर्ण पदों पर स्वयं बैठ गए। ठीक, और जब ये शासन के महत्वपूर्ण पदों पर बैठे उस दौरान इन लोगों के द्वारा मलिक अल-दुनिया की अनदेखी की। जब मलिक अल-दुनिया की अनदेखी हुई तो ऐसे मलिक अल-दुनिया एतकीन, कबीर खां आयाज जैसे षड्यंत्रकारियों से नाराज हुआ। जब मलिक अल-दुनिया षड्यंत्रकारी यानी कि चालीसा दल के सदस्यों से नाराज हुआ, इसी समय रजिया ने अपने स्त्रियोचित गुण का लाभ उठाते हुए मलिक अल-दुनिया से विवाह कर दिया। न सिर्फ विवाह किया बल्कि अल-दुनिया के साथ मलिक अल-दुनिया के साथ मिलकर के पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास भी प्रारंभ किया। यद्यपि वह इस प्रयास में सफल नहीं रही और अंततः 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को कैथर नामक स्थान पर कुछ हिंदू डाकुओं के द्वारा मलिक अल-दुनिया व रजिया की हत्या कर दी। ठीक, मलिक अल-दुनिया व रजिया की हत्या कर दी। यहां एक सवाल बनता है, अक्सर ये सवाल पूछा भी जाता रहा कि रजिया की असफलता का क्या कारण है। तो हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के अपने विद्वानों के अपने अपने विचार हैं। इस संदर्भ में एक विद्वान एल्फिंस्टन है, एक विद्वान मिनहाजुस्सिराज है। मिनहाजुस्सिराज और एल्फिंस्टन ने यह बताया कि रजिया का असफलता का मुख्य कारण उसका स्त्री होना था। यानी कि मिनहाजुस्सिराज और एल्फिंस्टन रजिया के संदर्भ में क्या कहते हैं कि रजिया का असफलता का मुख्य कारण क्या था? उसका स्त्री होना। जबकि एल्फिंस्टन पुनः लिखते हैं कि यदि रजिया स्त्री न होती उसकी गणना भारत के महान शासकों में की जाती। किसने कहा? एल्फिंस्टन ने कहा, और उधर एल्फिंस्टन और मिनहाजुस्सिराज ने कहा। किंतु वर्तमान व आधुनिक विद्वान इस बात से सहमत हैं कि रजिया की असफलता का मुख्य कारण तुर्क अमीरों की महत्वाकांक्षा यानी चालीसा दल के सदस्यों की महत्वाकांक्षा थी। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि रजिया की असफलता का मुख्य कारण क्या था, तो आपका उत्तर क्या होगा? तुर्क अमीरों की महत्वाकांक्षा। क्लियर है बात?